नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोट्सबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए बिहार पीसीएस का पीवाईक्यू लेकर आया हूं और यह हम लोगों का सीरीज अलग अलग पार्ट में जो हमारे एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट के उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा और एक एक प्रश्न पर हम लोग बारीकी से चर्चा भी करेंगे कि उसके इर्द गिर्द कौन सा चीज़ है, क्या फैक्ट है, अगर करंट से कुछ है या उसमें कुछ और एक्स्ट्रा बतलाना है जो आपके परीक्षा के लिहाज से उपयोगी है, तो उसको भी हम लोग कराते जाएंगे। इसलिए आप लोग इसको इत्मीनान से देखिए। आइए हम लोग पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, यह हम जो प्रश्न उठाए हैं यह क्वेश्चन 2023-69वीं बीपीएससी का है और उस समय जो पैटर्न था वह हर बार से एक अलग टाइप का पूछा था। इसीलिए एक्सपर्ट जो थे, जो लोग हमेशा पेपर देखते हैं वह उसको रिव्यू करते हैं, उन्होंने यह कहा कि इस बार का पेपर अलग है। अब यह परीक्षा ऐसा हो गया है कि आप लोग एनसीईआरटी के साथ साथ आप लोगों को टेक्स्ट बुक भी पढ़ना पड़ेगा, लूसेंट से काम नहीं चल पाएगा। तो उस बेस पर यह क्वेश्चन बनाया गया है और क्वेश्चन लगभग यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया गया है। तो आइए हम लोग पहला 2023 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा ही यूपीएससी भी क्वेश्चन बनाता है। तो उत्पत्ति का नियम क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन क्या हैं। पहला जो ऑप्शन आपका दिया गया है इसमें कथन, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत, राष्ट्रीय का मतलब जहां से वो ओरिजिन हुआ है उसके स्रोत का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मापदंड है। वहीं आपका दूसरा इसमें कथन है, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसी को यह जानने में मदद करता है कि किसी दिए गए उत्पाद का कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। फिर तीसरा आपका कथन है इसका कि इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी प्रयोजन के लिए किया जाता है। चौथा आपका ऑप्शन है, उनका महत्व इस तथ्य थोड़ा रोक दीजिए। इसका तीसरा जो कथन है, इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है, मतलब जो व्यापार किया जाता है उसमें सांख्यिकी प्रयोजन के लिए किया जाता है। वहीं आपका अगला कथन है, उनका महत्व तथ्य को प्रमाणित होता है कि इस मामले में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करता है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देख ले रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका है 1, 3, 4, बी ऑप्शन है 1 और 2 और सी आपका ऑप्शन है 3 और 4 और डी आपका ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो हम लोग पहले कथन देख लेते हैं, फिर कथन के आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला आपका दिया है कथन कि उत्पत्ति के नियम के आधार पर जब कोई भी प्रोडक्ट किसी देश में उत्पादित होता है तो उसे ओरिजिन, प्रोडक्ट जैसा जानते हैं एक नेचुरल होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा उत्पाद किया जाता है। तो उसका जो भी प्रोडक्ट किसी देश, मान लीजिए कंट्री ए है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो इस देश में अगर फुली तैयार है, वर्तमान समय में जैसे आप लोग देखते हैं मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती हैं कई देशों में, और कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं कि जिनका रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग इकाई एक ही देश में सीमित है, लेकिन उनका बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है तो वह अन्य देशों में भी सप्लाई करती हैं। तो उसी तरह फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई देश ए है और उसके यहाँ जो कंपनी है वह मान लीजिए यन कंपनी है, सपोज दैट, और यह कोई प्रोडक्ट बना रही है, यह प्रोडक्ट आपका जेड प्रोडक्ट है, सपोज दैट। तो यह जहाँ से प्रोडक्ट का उत्पाद हो रहा है वहीं का रूल और रेगुलेशन इस पर लागू होता है और राष्ट्रीय स्रोत के निर्धारण करने में आवश्यक मापदंड यह निर्धारित करता है कि इसका जो ओरिजिन हुआ है वह ए देश में हुआ है और जो प्रोडक्ट है वह आपका जेड है और यन कंपनी के द्वारा किया गया है, यानी कि यह जो है आपका सही उत्तर है। वहीं आपका बी जो दूसरा है, यह दूसरा उत्पत्ति के नियम में
जो कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रूल, जिसे ROO भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, रूल ऑफ ओरिजिन। तो इसमें दूसरा जो है वह उत्पत्ति के नियम। कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद मिलता है कि यह जो उत्पाद है वह कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। सपोज दैट आप मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट बना, वह प्रोडक्ट एक देश में बना, चाइना में बना, चाइना आप लोगों के सामने उदाहरण है, चाइना में बना, और बीच में जो है नेपाल है या तो मान लीजिए कोई अन्य देश है, फिर उसके बाद आपका भारत है, यहाँ से यह प्रोडक्ट आ रहा है और यह बैरियर के थ्रू आ रहा है। तो इसमें यह मालूम चलेगा कि उस पर जो शुल्क लगाया गया है, जो नियम लगाया गया है, वह किस तरह आ रहा है। जैसे आपका साप्टा या नाफ्टा आप लोग पढ़े होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट, उसी तरह आपका साप्टा है, साउथ एशिया जो फ्री ट्रेड है, उसके आधार पर, यही रीजनल के आधार पर यह तय होता है। कोई प्रोडक्ट अगर किसी देश में पूरी तरह तैयार होता है और कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल है, उसका कुछ कंपोनेंट मेन देश में तैयार हो रहा है, कुछ अदर देश में, और एक देश में आकर असेंबल हो रहा है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट, इससे शुल्क, कौन से शुल्क लागू होंगे और कौन कौन से नियम लागू होंगे, इससे यह भी मालूम चलता है कि वह किस नियम के तहत वह उत्पाद आया है। यानी कि आपका यह भी जो स्टेटमेंट है वह सही है। फिर अगला स्टेटमेंट है, इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी प्रयोजन के लिए किया जाता है। व्यापार जब किया जाता है तो उसका अकाउंटिंग किया जाता है कि कौन सा चीज़ कहाँ से और किस तरह से गुजरा है, उसके सांख्यिकी में प्रयोजन में इसका उपयोग किया जाता है। तो यह भी आपका कथन सही है। वहीं आपका अगला है कि उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करता है। यहाँ आयात के स्रोत का तात्पर्य एकदम स्पष्ट है कि कोई भी चीज़, सपोज दैट मान लीजिए कोई देश है, भारत है, और भारत जो है श्रीलंका या चाइना से कोई प्रोडक्ट मंगा रहा है और भारत के लिस्ट, निगेटिव लिस्ट में वह प्रोडक्ट शामिल है, तो उसके आय के स्रोतों पर निर्भर करता है, आयात के स्रोतों पर, कि यह कई मामलों में कर और प्रतिबंध क्या उस पर लगा है, कि टैरिफ या अन्य कोटा जो है वह किस प्रकार का लगा है, या तो उस पर प्रतिबंध क्या लगा है, वह आपका उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत आता है। अगर इस आधार पर आपका देखा जाए तो चारों जो कथन हैं यह सत्य हैं, अतः हम लोग डी ऑप्शन सही मानेंगे। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की एक बेहतर व्याख्या की प्रक्रिया के संदर्भ में जाना जाता है जो सक्षम बनाती है। इसका हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी का संचय करने को। फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है ज्ञान में वृद्धि के लिए। फिर तीसरा आपका ऑप्शन है कौशल स्तर में वृद्धि करने को। वहीं आपका चौथा स्टेटमेंट है देश के लोगों के ज्ञान कौशल के स्तर क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं मानव पूंजी निर्माण क्या होता है। मानव पूंजी निर्माण का तात्पर्य अगर एकदम सिंपल भाषा में देखें तो मानव को सबसे पहले शिक्षा के आधार पर, अगर किसी भी बालक है या बालिका है तो उनको शिक्षा में इन्वेस्ट करने के बाद उनके कौशल में कितना आप विकास कर रहे हैं, वह सपोज दैट मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है उसके शिक्षा में आप ज्ञान में विकास किए, फिर उसके बाद उसके कौशल के स्तर में किस प्रकार विकास किए। जैसे मान लीजिए भारत के बहुत से मजदूर जो हैं वह गल्फ कंट्रियों में जाते हैं और रेमिटेंस के तहत हमें बहुत सारा पैसा भेजते हैं, और वहीं पर अमेरिका में चंद लोग जाते हैं और वह जो है गल्फ कंट्रियों की अपेक्षा उनकी संख्या कम रहती है,
लेकिन वह पैसा ज़्यादा भेजते हैं। तो यहाँ पर क्या अंतर आ गया, यहाँ स्किल का अंतर आ गया। स्किल का अंतर इस सेंस में आ गया कि जो लेबर क्लास हैं वह गल्फ कंट्रियों में जाते हैं, लेकिन उनको एक भारत से अपेक्षा उनको सैलरी ज़्यादा मिलता है, लेकिन अमेरिका की अपेक्षा देखा जाए तो उनको सैलरी कम मिलता है, क्योंकि वह स्किल नहीं होते हैं उस फील्ड में जिस फील्ड में वह काम करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका कौशल के स्तर और क्षमता का यहाँ पर तात्पर्य है कि सुपर दैट मान लीजिए कोई कारीगर है या कोई व्यक्ति है जो शिक्षा और कौशल से पहले वह कोई 10 प्रोडक्ट बनाता था, 10 प्रोडक्ट, और जब उसके कौशल में वृद्धि, क्षमता में निर्माण हुआ तो वह 10 के जगह 15 बनाने लगा। इन सेंस आप लोग जैसे जानते हैं कि कोई इंजीनियर है, जब इंजीनियरिंग कर लेते हैं लोग तो कहीं जाते हैं किसी भी विनिर्माण कंपनी में, तो उनको कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग पर रखा जाता है, और जब वह पहले की स्थिति रहती है तो वह मान लीजिए दिन भर में कोई 10 लैपटॉप या 20 लैपटॉप का कोई एक पार्ट दे दिया जाता है, उसी में वह महारत हासिल करते हैं, किए रहते हैं और वह सही करते हैं। फिर एक समय के बाद उनकी स्किल इतनी बढ़ जाती है, यानी क्षमता निर्माण इतना बढ़ जाता है कि वह 8-10 जो 4-5 घंटे हैं उसमें वह 10 के जगह 20 या 25 लैपटॉप की अन्य जो उनको जिम्मेदारी दी जाती है वह देखने लगते हैं, तो वहीं उनका क्षमता निर्माण बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो आपका जो चौथा ऑप्शन है, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल और क्षमता में वृद्धि करना। आप लोग जैसे जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जब भारत में चला था 2001 में, तो उसमें एक नारा दिया गया था, कई नारे थे, उसमें एक नारा दिया गया था कि आधी रोटी खाएंगे और स्कूल हम जाएंगे। तो स्कूल इसलिए जाएंगे क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हमारे क्षमता का निर्माण होगा, हमारी कार्य कुशलता बढ़ेगी, और हमें जो पहले 100 रुपया मिलता था, अगर हमारी क्षमता का निर्माण हो रहा है तो 100 के जगह हमें 200, 250, 500 ऐसे हमें इनकम होने लगेगा। यानी क्षमता के आधार पर आपके वेतन का और कार्यकुशलता का आंकड़ा किया जाता है। अगर इस आधार पर देखें तो जो चौथा स्टेटमेंट है यह आपका सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? इसमें आपका ऑप्शन है वर्ष 1950, ए ऑप्शन है, वहीं बी ऑप्शन है वर्ष 1956, सी आपका ऑप्शन है 1954 और डी आपका ऑप्शन है 1952। तो यहाँ पर आपका चारों ऑप्शन है। चारों ऑप्शन से पहले हम लोग देख लेते हैं औद्योगिक नीति होती क्या है। जब कोई देश कोई भी इंडस्ट्री को लेकर कोई नीति पेश करता है अपने संसद या जो भी उसका प्रधान चीज़ें होती हैं जहां सब देश के मेन प्रतिनिधित्व होते हैं, तो वह जब वहां पर पेश किया जाता है औद्योगिक उद्योगों को लेकर कि हमारा उद्योग किस प्रकार का होगा, प्राइवेट होगा या पब्लिक सेक्टर होगा या मिक्स होगा, तो वहीं आपका इंडस्ट्री कहा जाता है। इंडस्ट्री के लिए तो सबसे पहले वर्ष 1948 में पेश किया गया था और इसी में आपका 6 अप्रैल को यह पेश किया गया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा। तो उसमें यह संकल्पना दी गई थी कि भारत की जो इकोनॉमिक होगी वह मिक्स इकोनॉमिक्स होगी, यानी कि यहाँ पर जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का महत्व होगा। फिर इसके पीछे भी कई कारण थे, क्योंकि भारत औपनिवेशिक काल से तुरंत बाहर निकला था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व था वह बाइपोलर में बट गया था, और बाइपोलर में बटने के बाद एक तरफ रसिया का नेतृत्व था और एक तरफ अमेरिका का। तो अमेरिका को जो फॉलो करते थे वह कैपिटलिज्म कहलाए और जो रसिया को फॉलो किए वह आपके सोशलिस्ट कहलाए। यह जो क्वेश्चन आया है यह आपका राजकोषीय नीति एवं राजस्व से आया है। यह अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का एक विशेष क्षेत्र है। तो इसमें यह क्वेश्चन आया है कि संघ सरकार ने वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो आपका कथन है, महामारी वित्तीय वर्ष 2021
के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। यह ऑप्शन सही है। हम लोग दूसरे ऑप्शन पर और इस पर चर्चा करेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, उसके बारे में भी। अगला आपका है वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह कम तो हुआ था, लेकिन यह आंकड़ा जो दिया गया है यह आंकड़ा आपका गलत है। यहाँ पर 6.7% है। जबकि अगला जो कथन है आपका पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है टैक्स और अन्य माध्यमों से, वह आपका कम हो गया है। तो इसमें पूछ रहा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो पहला जो कथन है 9.2%, यह आपका सही है। और राजकोषीय घाटा पर अगर विचार करें तो राजकोषीय घाटा वह घाटा होता है जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था में वहाँ की सकल घरेलू उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में कुल व्यय ज़्यादा हो कुल आय से, तो वह आपका वहाँ पर राजकोषीय घाटा होता है। अगर उसे फार्मूला के रूप में देखा जाए तो एफडी फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू जो होता है टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रेवेन्यू टोटल रिसिप्ट और जो यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर है इसमें आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों सम्मिलित होता है। और इधर आपका टोटल रिसिप्ट में भी कैपिटल रिसिप्ट और आपका रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों सम्मिलित होता है। अगर वहीं बात किया जाए 2022 में तो मैं बतला चुका हूं कि आपका 6.7% था और यह सीधे सीधे आपका इकोनॉमिक सर्वे से पूछा था। इसलिए आप लोग इकोनॉमिक सर्वे जब भी जाइएगा बिहार का पेपर देने तो यूनियन और प्लस बिहार का जरूर देखकर एक बार जाइएगा, क्योंकि इधर ट्रेंड बना है, हमेशा 1-2 क्वेश्चन उठा देता है। फिर उसके बाद अगला कथन है पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया। पिछले 2 वर्षों में यानी कि 2023 से पहले के, तो यहाँ पर यह गलत है क्योंकि राजस्व संग्रह जो है वह हमेशा बढ़ा है। इस आधार पर देखा जाए तो जो 2 है और जो 3 है यह दोनों आपका गलत है। अगर उस आधार पर देखा जाए तो केवल पहला जो ऑप्शन है यही आपका सही है। अगर इस साल की बात की जाए तो फिजिकल डेफिसिट 2024-25 में आपका 4.9% है और वहीं अगर 2023-24 की बात की जाए तो यह आपका 5.6% थी। यह रहने का अनुमान है, जबकि यह थी। आप लोग यह दोनों याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में अक्सर यह पूछ देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से हैं या है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वित्तीय आपातकाल, जैसे आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360। जो 352 है वह राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। 356 जो है वह राज्य सरकारों के असफल या वहाँ पर किसी कारणवश सरकार सही ढंग से न चलने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन जो राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है उसके बारे में वर्णन करता है। वहीं अनुच्छेद 360 जो है वह वित्तीय आपातकाल की बात करता है। तो उसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि संविधान में क्या वर्णित किया गया है, उस आधार पर कौन से कथन सही हैं। पहला कथन आपका है राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत
सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। वहीं पर आपका अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्त विधेयक को राष्ट्रपति विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। वहीं आपका तीसरा कथन है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन भत्ते कम करने के आदेश दे सकते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अगला कथन है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वित्तीय आपातकाल यानी कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति हो, उस अवस्था में जो सारा पावर होता है वह राष्ट्रपति के पास चला जाता है और जो सरकार है वह अपनी सरकारें जो होती हैं वह खर्च को धीरे धीरे कम करने की प्रयास करती हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं, यूनियन वर्णित है संविधान में, आपका यूनियन शब्द वर्णित है। इसका तात्पर्य सीधे होता है कि जो केंद्र है वह हमेशा मजबूत की स्थिति में रहेगा राज्यों के मामलों में। तो यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन देखा जाए तो राष्ट्रपति जो हैं राज्यों के मामलों में सेवारत सभी कर्मचारियों के जो वेतन एवं भत्ते कम करने के आदेश दे सकते हैं, क्योंकि यह आपका एक्सपेंडिचर को कम करने की स्थिति में लिया गया फैसला होता है। वहीं राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या वित्त विधेयक को राष्ट्रपति विचारार्थ आरक्षित नहीं रखने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर आप इसी का जस्ट अपोजिट देखेंगे तो चौथा स्टेटमेंट है, यानी दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट होगा। तो इसी पर आप विचार करेंगे, एक आपका उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आरक्षित रखा जाएगा क्योंकि कोई भी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक है तो वह अगर राज्य एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है या कोई चीज़ कर रहा है, सपोज दैट मान लीजिए भारत है, भारत में वित्तीय आपातकाल लगा और यूपी सरकार ने बहुत बड़ा बजट या एक्सपेंडिचर का वह कर दिया, तो वहाँ पर जो भी चीज़ धन विधेयक के रूप में पारित होगा वह राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसको मंजूरी देंगी, तभी वह फाइनल होगा। तो यहाँ पर आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, यह कथन आपका गलत है। यह गलत है तो यानी चौथा आपका सही हो जाएगा। अब तीसरे कथन पर हम विचार करते हैं, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन और भत्ते कम करने के आदेश दे सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय है, उसके कर्मचारी या किसी विशेष विभाग में जहां राष्ट्रपति को लगे कि नहीं इस विभाग में ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आदेश पारित कर सकते हैं। यह भी आपका जो स्टेटमेंट है सही है। इस आधार पर आपका देखा जाए तो जो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा आपका सही है। बी ऑप्शन आपका सही है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे आपका FER कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है? तो आप लोग जानते हैं फॉरेन रिजर्व जो स्टोर होता है वह आरबीआई के पास होता है, उसमें कई प्रकार के जो एसेट होते हैं वह सम्मिलित होते हैं। तो उसी आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है। पहला आपका है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जो FCA है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है सोना और तीसरे नंबर पर है आपका विशेष आहरण अधिकार SDR जो IMF जारी करती है, फिर उसके बाद है आरक्षित किस्त स्थिति एसेट है उसके बारे में। तो इस पर हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो आपका पहला है
एफसीए यह भी सम्मिलित होता है, और विदेशी भंडार जो होता है उसमें सोना भी सम्मिलित होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1990 में जो क्राइसिस आया था उसमें आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास भारत सरकार ने सोना गिरवी रखा था, तब उसे सेक्शन हुआ था आपका जो डॉलर है। तो आगे की कार्यवाही और उसमें कई समझौते हुए, तो उस पर हम लोग बाद में कभी जिक्र करेंगे, उसके पीछे एक बहुत वैसी कहानी है। तो यहाँ पर सोना भी सम्मिलित किया जाता है। विशेष आहरण अधिकार जो एसडीआर होता है वह भी आपका इसमें सम्मिलित किया जाता है। वहीं चौथा बात की जाए आरक्षित किस्त स्थिति, इसको भी सम्मिलित किया जाता है। यानी आपका चारों जो स्टेटमेंट हैं वह चारों आपके सही हैं, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी है यही सही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, और यह मुद्रा एवं बैंकिंग से है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय अर्थव्यवस्था में आपका मुद्रास्फीति जनित मंदी एक हमेशा टर्म यूज किया जा रहा है, अभी भी होता है, में योगदान कर सकते हैं। तो मुद्रास्फीति को हम लोग समझेंगे और फिर बाद में मंदी के बारे में समझेंगे कि मंदी होता क्या है। मुद्रास्फीति का यहाँ पर तात्पर्य है कि जब मुद्रास्फीति उस टर्म में देखी जाती है जब एक बास्केट में मान लीजिए कोई बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं उनको लिया जाए और एक तरफ आपका मुद्रा लिया जाए और उसका यह देखा जाए कि मुद्रा की वैल्यू घट रही है कि मुद्रा की आपकी वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पर अगर उसी रिफरेंस में देखा जाए तो जब यहाँ पर मुद्रा की वैल्यू घटेगी तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वह बढ़ेगा, और जब यहाँ पर मुद्रा का वैल्यू आपका बढ़ेगा तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ जो गुड्स है वह घटेगा। तो मुद्रास्फीति के केस में आपका यह होता है कि जब आपका मुद्रा की वैल्यू घट जाए और आपका जो वस्तु की वैल्यू है यह बढ़ जाए। यानी कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप एक समय 50 रुपये में कोई एक पेन खरीद रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं, और उसको आप आगे चल के जबकि उसमें बढ़ के इन रेफरेंस 52 रुपया या 51 रुपये होना चाहिए, लेकिन अगर वह बढ़ के आपका हो गया सपोज दैट 60 रुपये हो गया या 55 रुपये 57 रुपये होगा तो वह आपका मुद्रास्फीति कहा जाएगा। वहाँ पर आपकी मुद्रा की जो वैल्यू है यह डाउन हो जाती है और जो प्रोडक्ट का वैल्यू है यह आपका बढ़ जाता है। और वहीं मंदी को कहा जाए तो मंदी अर्थव्यवस्था में जो होता है इकोनॉमिक विंटर के रूप में भी लिया जाता है। जैसे विंटर के समय सभी जो लोग होते हैं वह अंदर छुप जाते हैं, तो यहाँ पर जो मंदी है, मंदी के समय आपके जितने भी कंज्यूमर होते हैं वह आपके डिमांड करना बंद कर देते हैं, यानी कि वह मांग करना, उनके अंदर मांग करने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है। उसी को आपका मंदी कहा जाता है। और मंदी अर्थव्यवस्था में बहुत ही निगेटिव टर्म होता है। और अर्थव्यवस्था में 4 स्थितियां होती हैं आपका कोई भी, जब आपका एक बूम की स्थिति होता है, फिर आपका रिसेशन की स्थिति होता है, फिर मंदी होता है, फिर उसके बाद आपका रिकवरी स्टेज होता है, फिर बूम पर जाता है। यह 4 स्टेज होता है किसी भी व्यापार चक्र में। तो अगर यहाँ पर देखा जाए आपका सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति का दबाव होता है। वहीं आपका दूसरा देखा जाए औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती की स्थिति देखी जाती है। वहीं कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी आता है। वहीं अगला स्टेटमेंट देखा जाए तो घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी आती है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक स्टेटमेंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति का दबाव होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जब मुद्रास्फीति की स्थिति पनपती है तो उस स्थिति में जो मांग होता है वह मांग आपका कम होने लगता है और लोग ज़्यादा पे करते हैं जिससे कम प्रोडक्ट। और जब सरकार और
इंजेक्ट, इंजेक्ट का मतलब है और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा देती है, तो वहाँ पर जो मुद्रास्फीति मान लीजिए पहले 6% से 7% थी, वह सीधे सीधे आपका 10-12% जितना ही मनी का सप्लाई बढ़ाया जाएगा उतना ही मुद्रास्फीति बढ़ी हुई यहाँ पर स्थिति देखी जाएगी। अगर वहीं बात किया जाए अगला स्टेटमेंट का, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती होता है, तो यह लाजमी बात है कि मान लीजिए कोई भी उपभोक्ता का एक वर्ग है, वह प्रोडक्ट पर ज़्यादा खर्च कर रहा है, ज़्यादा पैसा दे रहा है, और जब मुद्रास्फीति की स्थिति है और मंदी की स्थिति है, यहाँ पर एक टर्म आप लोग ध्यान दीजिएगा, मंदी बोला गया है, तो मंदी की स्थिति है तो उस समय मांग में कमी होगा। तो जब मांग में कमी होगा तो जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं वह एक एनिमल की तरह होती हैं, उन्हें जब लाभ होता है तभी वह प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, और जब उन्हें घाटा होने लगता है यानी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट जब डाउन होने लगता है तो वह अपना प्रोडक्शन को गिरा देती हैं। तो यानी कि यह भी आपका स्टेटमेंट यहाँ तक सही है। और जब अपना प्रोडक्शन गिरा देंगे और डिमांड जब डाउन होगा तो उसी तरह रोजगार में भी कमी आएगा और वह एक सर्किल की तरह बन जाता है। तो यहाँ पर विकास में भी सुस्ती देखी जाती है, जो आर्थिक विकास है उसमें भी सुस्ती देखी जाएगी। और वहीं अगला आपका स्टेटमेंट है, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी आती है। जब मुद्रास्फीति जनित जो मंदी होता है उसमें आपका कुल मांग में भी कमी आती है। यह इस टर्म को अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसी से रिलेट करके यह भी स्टेटमेंट है। और उपभोक्ता खर्च में भी कमी आती है, उपभोक्ता अपने खर्च, क्योंकि डिमांड रहेगा नहीं, जब डिमांड नहीं रहेगा तो वह खर्च कम करेगा, यानी कि यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। वहीं अगर अगला स्टेटमेंट की बात की जाए, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आती है। जब डिमांड होगा नहीं, प्रोडक्शन होगा नहीं, वह धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, तो वहाँ पर जो निर्यात किया जा रहा है वह भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो यहाँ पर अगर उस स्थिति में देखा जाए तो जो सही विकल्प है यह आपका पहला, यानी कि चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह आर्थिक सर्वेक्षण से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यहाँ पर यह टर्म आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रकृति का वर्णन करता है करते हैं। यहाँ पर पहला आपका स्टेटमेंट है, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। वहीं आपका है, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। वहीं अगला आपका स्टेटमेंट है, टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं आपका चौथा स्टेटमेंट है, कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। आप लोग जैसा जानते हैं 1991 में भारत में एलपीजी मॉडल आया था, उसी तरह कई देश हैं अपनी एक इकोनॉमिक मॉडल लेकर चलते हैं और वह विदेशी कंपनियों के लिए एक इन्वेस्टमेंट का मार्ग देते हैं। जैसे भारत में 2 रूट कहा जाता है अगर एफडीआई के बारे में बात की जाए, और एफडीआई जो होता है यह लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म, अगर मान लीजिए आप ही के कोई मित्र हैं, वह शॉर्ट टर्म के लिए मित्र बने तो आपके लिए उतना बेनिफिशियरी नहीं है। अगर वह लॉन्ग टर्म में अगर अच्छे हैं तो लॉन्ग टर्म में उनकी मित्रता आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो इसी तरह यहाँ पर जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, यह जो विदेश से इन्वेस्ट हो रहा है वह आपका लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी या कोई भी इकाई है उसमें यह इन्वेस्ट होता है और यह दीर्घकालीन के लिए होता है। इसके द्वारा
उस देश में, जो पर्टिकुलर देश है, मान लीजिए भारत है, तो भारत में यह रोजगार का सृजन करता है, साथ ही साथ वहाँ पर विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहाँ पर मैं बतलाता चलूँ कि एफडीआई में सिर्फ विदेशी मुद्रा नहीं होता है, विदेशी मुद्रा के साथ साथ आपके जो फॉरेन करेंसी है उसके साथ साथ कैपिटल के रूप में भी आ सकता है, यानी कि आपका पूंजी के रूप में, और आपके स्किल जो लेबर इंजीनियर हैं वह भी आपके एफडीआई के अंतर्गत उन्हें भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि वह एक तरह से आपके यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं। तो भारत में जो एफडीआई आता है वह दो रूट से आता है, एक आपका इनडायरेक्टली जो कहा जाता है दिल्ली रूट, एक बॉम्बे रूट। बॉम्बे रूट का मतलब जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं उसके तहत, और दिल्ली रूट का मतलब जो सरकार कुछ बैरियर लगा दी है उसमें जब कोई इन्वेस्टर आता है तो उनको एक बार गृह मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों के द्वारा उनका रिव्यू किया जाता है, फिर उनको अप्रूवल प्रदान की जाती है। वह यह दो रूट के द्वारा आता है। और जब कोई कंपनियां किसी भी देश में आती हैं तो वह दो प्रकार के इन्वेस्ट करती हैं, एक ब्राउन फील्ड होता है, एक ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब कोई भी कंपनी आकर पूरी तरह से कोई बिना साझेदारी किए हुए किसी कंपनी के साथ बिना मिले हुए अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करके वहाँ कोई इकाई स्थापित करती है तो उसे ग्रीन फील्ड कहा जाता है। ब्राउन फील्ड उसे कहा जाता है जब किसी भी कंपनी के साथ वह एग्रीमेंट करके या कोई इकाई के साथ एग्रीमेंट करके एक नए सिरे से कोई चीज़ प्रोडक्शन चालू करती है तो उसे ब्राउन फील्ड कहा जाता है। अगर इस आधार पर देखा जाए, अगला स्टेटमेंट, टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरह सुधार होने के, सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। निजी क्षेत्र में कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है, यह गलत आपका है। वहीं आपका है महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, यह भी आपका गलत है। टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं आपका चौथा स्टेटमेंट है, कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। जो विश्व में इस समय हलचल चल रहा है, सबसे इसमें महत्वपूर्ण जो कारण है यही है, विश्व में जो कमजोर आर्थिक स्थिति है उसी के चलते इसमें कमी देखी गई है। अगर इस आधार पर देखा जाए तो जो ए ऑप्शन है यानी चौथा स्टेटमेंट आपका सही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वामित्व योजना, यह योजना 1 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत कई प्रकार की चीज़ें थी, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। और यह भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। फिर वहीं पर आपका है, सबसे पहले हम लोग पहले ही स्टेटमेंट पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय एजेंसी है, केंद्रीय योजना है। यह तो आपका सही है कि यह केंद्रीय योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन यह खान मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, माइनिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है। और यह जो आता है यह आपका रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। आपका पहला जो स्टेटमेंट है यह आपका गलत हो गया। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेमी-मीटर तक सटीकता के साथ प्रदान करने में योग्य मानक बनाने का प्रयास करता है। तो जो CORS नेटवर्क है या आपका कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और यह आपका जियो पोजिशनिंग मतलब कि मान लीजिए ग्लोब पर कहीं भी कोई एक क्षेत्र है, उसको 5 सेंटीमीटर के तक यह सटीकता प्रदान करने में योग्य बनाता है, यानी कि यह आपका
स्टेटमेंट सही है। वहीं CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिनल रिसोर्स शेयरिंग, यह आपका गलत है। यहाँ पर C का अर्थ है कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस, और आपका यह जो है यह स्टेशन, यानी कि यह स्टेटमेंट आपका गलत है। वहीं अगला बात किया जाए तो यह योजना ड्रोन तकनीकी का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करता है। अगर आप लोग इस स्कीम को पढ़े होंगे तो यह आपका जो चौथा स्टेटमेंट है यह आपका सही है, यानी कि पहला और आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 2 और 4 आपके सही हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। जो स्वामित्व योजना थी वह 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसमें जो है ड्रोन की मदद से जो गांव में जहां आबादी है उसको एक पैमाने पर भूमि का जो आवंटन किया गया है उसको एक नक्शा के द्वारा प्रमाणित करने के लिए यह लॉन्च किया गया था यह योजना। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर शिशु का जो तात्पर्य है वह इन्फेंट नहीं है, यह चाइल्ड है, जो कि इसका सीधे सीधे डिफिनीशन जो है, जब कोई बालक अपना पहला जन्मदिन यानी कि 1 वर्ष के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत रखा जाता है। अगर यही टर्म बदल दिया जाए नवजात मृत्यु दर, तो यहाँ पर 28 दिनों के अंतर अगर शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उसे नवजात मृत्यु दर के अंतर्गत रखा जाएगा। और वहीं आपका मातृत्व मृत्यु दर, जब प्रसव, जिस दिन प्रसव हो रहा है उस दिन से लेकर अगले 42 दिनों के अंदर अगर माँ, जो जन्म देने वाली माँ है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह मातृत्व मृत्यु दर के अंतर्गत रखा जाएगा। तो आइए हम लोग इसको चर्चा कर लेते हैं। यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष आयु के बीच में, मान लीजिए कोई बच्चा 1 अक्टूबर को जन्म लिया है, अगले साल 1 अक्टूबर से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो यह आपका शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत लिया जाएगा। अगर 1 वर्ष से के बाद होगी 5 वर्ष के अंदर तो उसे चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट के अंतर्गत रखा जाएगा। संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्म पर व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर 10,000 नहीं होगा, यह 1,000 रखा जाता है। यह आपका स्टेटमेंट गलत है। वहीं आपका दूसरा स्टेटमेंट यह फैक्ट है। फैक्ट आप लोग देखिए, फैक्ट वह होता है जो बदलता नहीं है, जबकि कंसेप्ट चेंज होता रहता है, और कंसेप्ट पर ही फैक्ट डिपेंड करता है। अगला आपका है, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। सोचिए आज के समय 30 से नीचे आ गई है, और उस समय 189 थी, यानी कि बच्चों का जो मृत्यु दर था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ उस समय स्वास्थ्य और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर या कहा जाए शिक्षा, सारी चीज़ें बहुत ही पुअर अवस्था में थी, क्योंकि भारत औपनिवेशिक काल से बाहर निकला था। तो यह आपका ऑप्शन, यह स्टेटमेंट जो है वह सही है। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, यह भी आपका जो स्टेटमेंट है सही है। वहीं आपका अगला स्टेटमेंट है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी RGI, इसी के द्वारा आपका सैंपल जारी किया जाता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। तो यह आपका यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं है, यह आपका यहाँ
मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर था। तो यानी कि चौथा ऑप्शन आपका गलत, चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला चौथा गलत हो गया। तो यहाँ पर सही पूछ रहा है तो 2 और 3, और 2 3 देखेंगे तो आपका डी ऑप्शन जो है यह आपका सही है। आइए हम लोग आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा आएगा वीडियो यह आपका 68वीं बीपीएससी होगा, और वर्ष 2022 में जो कराया गया था बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसी पर आधारित हमारे जो क्वेश्चन होंगे इकोनॉमिक्स के, उसी पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।